बेटा। तो हमारे पास बेटा कोलिजन हम कर रहे थे, राइट। तो कोलिजन में अब हमारे पास आ रहा है दैट इज कोलिजन इन टू डिमेंशन, राइट। वो हमने करना है कोलिजन इन टू डिमेंशंस। तो डिस्कस कोलिजन इन टू डिमेंशन, ये हमारे पास है क्वेश्चन, कोलिजन इन टू डिमेंशंस, कोलिजन इन टू डिमेंशंस। अब हम करेंगे कोलिजन इन टू डिमेंशन, ठीक है, क्लियर। ध्यान से करना है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, राइट। तो पहले हम कोलिजन इन टू डिमेंशन करेंगे, सेकंड स्कैटरिंग के बारे में तो छोटा सा एक टॉपिक है कि स्कैटरिंग क्या होती है, वो हम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलिजन इन टू डिमेंशन। तो कोलिजन इन टू डिमेंशन को करने के लिए हमारे पास है क्या, ध्यान से देखना। जब हम कोलिजन इन टू डिमेंशन करेंगे तो कोलिजन इन टू डिमेंशन में हमारे पास वही है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, राइट। कंसीडर टू बॉडीज जिसका मास m1 और m2 है। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, राइट, बॉडी ए जिसका मास कितना है, दैट इज m1। ध्यान से सुनना इसको, राइट। दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, क्लियर, राइट। अब हमारे पास एक बॉडी b भी है, वो दैट इज इनिशियली एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। यहां पर मैं कहीं क्या कर रहा हूं, बॉडी ड्रा कर रहा हूं, दैट इज b। ये बॉडी b है हमारे पास जिसका मास m2 है, व्हाट इनिशियली दैट इज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। लेट बॉडी ए मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 दैट इज अलोंग x एक्सिस, ये अलोंग x एक्सिस मूव कर रही है, ठीक है, क्लियर। अब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ध्यान से देखना, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दैट कोलाइड्स विद द बॉडी बी सच दैट देयर सेंटर्स आर नॉट इन अ लाइन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि बॉडी ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है विद वेलोसिटी u1, और बॉडी बी जो है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। ध्यान से सुनना इसको, बॉडी बी क्या है, दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, राइट। और ये बॉडी बी के साथ कोलाइड कर रही है सच दैट देयर सेंटर्स आर नॉट इन अ लाइन, इनके सेंटर लाइन में नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये बॉडी यहां पर है, इनके सेंटर अलाइन में नहीं है, ये देखो इनके सेंटर नहीं है अलाइन में, लेकिन जैसे ये जा रही है ये इसके साथ कोलाइड कर गई, ठीक है, क्लियर। मतलब ये ऐसे सेंटर में नहीं है, इन दोनों का सेंटर जो है वो ऐसे नहीं है, ये नीचे है, ऐसे है, मान लो सपोज आएगी तो कोलाइड करेगी, राइट। तो आपने वो देखे ना, वो गेम खेलते हैं, वो बिलियर्ड बोलते हैं उसको, है ना, कि बॉडी सीधी जा रही है लेकिन उसके सेंटर में नहीं आ रही, लेकिन उसके साथ टच कर रही है, तो जैसे टच कर रही है तो वैसे हो जाते हैं। समझ आई मेरी बात, क्लियर है कि ये मैंने वैसे नीचे बनाई है, लेकिन ये जब इस तरफ को जाएगी इसके साथ कोलाइड करेगी, थोड़ा सा नीचे मैंने वैसे बना दी हुई है। मैंने आपको बोल दिया है कि इन दोनों के जो सेंटर हैं दे आर नॉट इन अ लाइन, सेंटर इन अ लाइन नहीं है, लेकिन जब ये बॉडी इस तरफ को जा रही है इसके साथ कोलाइड कर रही है। सपोज करो ये बॉडी यहां पर थी, कहीं यहां पर थी, मान लो ये मैंने वैसे ही डिस्टेंस आपको दिखाने के लिए यहां पर रखी है, तो ये बॉडी यहां पर होगी कहीं ना कहीं, अब यहां पर होगी, जा रही इस तरफ को रही है, लेकिन जाते जाते उसके साथ क्या कर गई, जैसे मान लो ये बॉडी है, दोनों सेंटर में नहीं है, देखो दे आर नॉट एट सेंटर, लेकिन जो जाती है उसके साथ कोलाइड कर जाती है, कोलाइड कर जाती है तो ऐसे हो जाएगी, ठीक, मतलब साइड वाइज कोलिजन हो रहा है इसमें। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ u एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी b, उसको हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। द परपेंडिकुलर, देखो इसको हम बोलते हैं ऑफ सेंटर कोलिजन, और कोलिजन एट अ डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ऑफ सेंटर कोलिजन, ये भी बोलते हैं इसको। ध्यान से सुनना, ये है छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में ये आता नहीं है। ऑफ सेंटर्ड कोलिजन है, ऑफ सेंटर कोलिजन को हम कोलिजन एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं,
collision at a distance। मेरी बात समझ आ गई ना? जैसे मान लो ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये जब इस तरफ को जा रही है, ये देखो इसके साथ कोलाइड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। ये तो अपनी उसमें जा रही है, लेकिन ये यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनके सेंटर जो है वो एक लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, ऐसे तो अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरफ को जा रही है उस तरफ सेंटर नहीं है, लेकिन जाते जाते इसके साथ क्या कर जाएगी? ये कोलाइड कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मतलब जब ये बॉडी जाएगी इसके साथ क्या करेगी? कोलाइड करेगी। अब मैंने बोला इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? इसको भी ध्यान से देखना है। ये आ जाता है कई बार कि इंपैक्ट पैरामीटर निकालो। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इसको हम बी के साथ नोट कर रहे हैं यहाँ। किसके साथ? स्मॉल बी के साथ। इंपैक्ट पैरामीटर है क्या? ध्यान से सुनना। दैट इज द इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज ए एंड बी। जो कोलाइडिंग बॉडीज है इनके सेंटर में, इसका सेंटर ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? इंपैक्ट पैरामीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ u1 and the center of body b। राइट, क्लियर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसके सेंटर का और इसके सेंटर का, बिटवीन लाइन ऑफ द, जो इसकी वेलोसिटी है उसका सेंटर, ये इस बॉडी का सेंटर और इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर हमें क्या बताता है? दैट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ द कोलिजन। बी क्या मेजर कर रहा है? बी क्या मेजर कर रहा है? क्लोजनेस। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर यहां पर हमें क्या बताता है? पूछ रहे हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर में क्या बताता है? इंपैक्ट पैरामीटर दैट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ द कोलिजन। मेजर द क्लोजनेस ऑफ कोलिजन। ठीक है, क्लियर? ये हमें बताता है कि कोलिजन जो है उसको मेजर कर कितना क्लोज हो रहा है। राइट, सो हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ u1 एंड सेंटर ऑफ द बॉडी b, या हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज। राइट, तो इंपैक्ट पैरामीटर दैट मेजर द क्लोजनेस ऑफ द कोलिजन। क्या बताता है ये हमें? क्लोजनेस। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो कोलिजन इज हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होगा। अगर B 0 है इट मीन जो कोलिजन है दैट इज हेड ऑन कोलिजन। राइट, अगर ये B 0 हो गया मतलब इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? 0, तो कोलिजन क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन होगा। राइट, समझ आ गई? अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी जब दोनों कोलाइड कर गई, ठीक है, जब दोनों बॉडीज कोलाइड कर गई तो उनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होगी। अब हमने ये तो बोला है कि दोनों में इंपैक्ट पैरामीटर है, हमने बी तो 0 माना ही नहीं है। अगर बी 0 मानते तो इसका मतलब क्या था कि दोनों का सेंटर एक ही लाइन के ऊपर है, तो दैट इज हेड ऑन कोलिजन। एक ही सेंटर के ऊपर हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं उसको। अब मैंने क्या बोला कि यहां पर ये इस तरफ को जा रहा है बट दे आर नॉट, देयर सेंटर्स दे आर नॉट इन अ लाइन। एक लाइन में सेंटर नहीं है इनके जिस तरफ को जा रही है। राइट, तो इसका मतलब जब ये कोलाइड करेंगे, वो मैंने वही बताया कि दिमाग में सोचो कि आपकी एक बॉल यहां पर है, दूसरी बॉल इसको टच करके, जैसे ही वो टच करेगी वो इस तरफ को चलेगी, इस तरफ को चली जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये नोट कर लिया आपने सारा? नोट कर लो बेटा। डन। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं देखना। ये भी कोलाइड, दिस इज बिफोर कोलिजन। ये सारा क्या था हमारे पास? दैट इज बिफोर कोलिजन। अब ये कोलाइड कर रहे हैं, राइट, आफ्टर कोलिजन। ये था बिफोर कोलिजन, दैट इज बिफोर कोलिजन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज आफ्टर कोलिजन। एक बिफोर कोलिजन है, दूसरा हमारे पास क्या है? आफ्टर कोलिजन। तो ये एक बॉडी, वही बॉडी है, बॉडी ए। ये बॉडी क्या थी हमारी? बी। राइट, ये क्या कर गई? आफ्टर कोलिजन ये इस तरफ को चली गई, ये इस तरफ को चली। ठीक है, ऐसा ही हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो है मान लो v1 बन गई
इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई v2, बट इनिशियली दैट इज एट रेस्ट। ये इनिशियली क्या थी, रेस्ट के ऊपर थी। क्लियर है। तो अब हमारे पास बॉडी इस तरफ को जा रही है, तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, राइट, एक ऐसे इस तरफ को और एक हमारे पास ये परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसका कंपोनेंट ये इस तरफ को और इसका कंपोनेंट इस तरफ को। ठीक, क्लियर है। अब हमारी बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस जा रही है, तो हम इसका एंगल भी बनाएंगे। सपोज करो ये एंगल जो है दैट इज θ1, ये एंगल जो है दैट इज θ2। एक्स एक्सिस के साथ बनाने की बॉडी हमारी इस तरफ को जा रही है, तो v2 का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos θ2। इस तरफ को क्या होगा, v2 sin θ2। इस तरफ को क्या होगा, b1 cos θ1। इस तरफ को क्या होगा, b1 sin θ1। अब ध्यान से देखना, ये था आफ्टर कोलिजन, ये था बिफोर कोलिजन, राइट, क्लियर है। इसमें जो θ1 है इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल। θ1 को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग एंगल, डिफ्लेक्टिंग एंगल, या हम इसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्कैटरिंग एंगल। एक डिफ्लेक्टिंग एंगल है, दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। इसी को ही θ1 को ही डिफ्लेक्टिंग एंगल बोलेंगे, θ1 को ही हम स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे। दोनों एक ही एंगल हैं, बट जो हमारे पास θ2 है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिक्वायल। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिक्वायल या रिक्वायल एंगल बोलते हैं। θ2 को हम एंगल ऑफ रिक्वायल बोलते हैं, रिक्वायल, राइट, और या रिक्वायल एंगल बोलते हैं। θ1 डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल। गॉट इट। ये सारी चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि मैंने उसके बाद इसको अरेज कर देना है। तो बिफोर कोलिजन आपको पता चल गया सारी सिचुएशन, आफ्टर कोलिजन आपको सारी सिचुएशन पता चल गई। अब जितने भी कोलिजन हैं उन सभी मोमेंटम कंजर्व होता है, चाहे आप 1 डायमेंशनल कोलिजन ले लो, चाहे आप 2 डायमेंशनल कोलिजन ले लो, है ना, राइट। जितने भी कोलिजन हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तीनों में लीनियर मोमेंटम क्या था, कंजर्व था। ये तो हमने पढ़ा है ना, तीनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व था। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व थी, बाकी दोनों में कंजर्व नहीं थी। बट तीनों में हमारे पास जो मोमेंटम था दैट इज कंजर्व, राइट। सो मैंने क्या बोला, सिंस इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, so according to law of conservation of momentum along x axis and y axis, हमने बोला है, ये नोट कर लिया आपने। मैं उसको मिटा रहा हूं बेटा, ये सारा मिटा रहा हूं, क्योंकि मैंने अब एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है, जगह वैसे ही कम है हमारे पास, तो लिखते जाना साथ साथ में, मैं इसको मिटाता भी जाऊंगा साथ साथ, राइट। एज मोमेंटम इज कंजर्व, एज मोमेंटम इज कंजर्व, सभी में कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मैं वैसे लिख रहा हूं, एज मोमेंटम इज कंजर्व, सो along x axis, along x axis, along x axis देखना, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों देखने। अब along x axis देखो, ये बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, ये जा ही नहीं रही थी, इसका मोमेंटम क्या था, 0। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ आ गई, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहां पर देखो, यहां पर क्या था, मोमेंटम m1 u1, यही था। बॉडी ए का मोमेंटम कितना था, m1 u1, बॉडी बी का मोमेंटम कितना था, 0। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हम किस तरफ को ले रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाला कुछ नहीं लेना हमने, वाई एक्सिस वाला कुछ नहीं लेना है, ध्यान देना है आपने। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये एक्स एक्सिस तरफ जा रहा था, ये एक्सिस तरफ नहीं जा रहा था, जा ही नहीं था, कहीं भी नहीं जा रहा था, वाई एक्सिस तरफ भी नहीं जा रहा था, तो हम एक्स एक्सिस तरफ देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मोमेंटम भी 0 हो गया। इसकी वेलोसिटी u1 है, मास m1 है, तो ये m1 u1 हो गया, राइट। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसका मास कितना है, दैट इज m1, इसका मास कितना है, m2। अब इसके इस तरफ को वेलोसिटी कितनी है, देखो ध्यान से,
m1 v1 cos थीटा 1, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 cos थीटा 1, हम ये कंपोनेंट लेंगे, हम कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स एक्सिस, प्लस m2 v2, m2 ये v2 cos थीटा, डन, समझ आ गई, m2 v2 cos थीटा 2 को m1 u1, समझ आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, यहां जीरो की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे m1 u1, दिस इज योर इक्वेशन 1। नोट कर लिया आपने, ये इक्वेशन नोट कर लिया आपने, तो इस इक्वेशन को मैं यहां पर कहीं लिख लेता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए वहां पर लिखने के लिए, m1 u1 दैट इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये लिख ली इक्वेशन, हमें ये डायग्राम चाहिए इसलिए मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, मैंने इक्वेशन लिख दी सिंपल। सो m1 u1 दैट इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, गॉट इट। चलें आगे, अब अलोंग y एक्सिस ले लो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इधर ध्यान से देखना, ये बॉडी y एक्सिस तरफ जा रही थी, नहीं, ये तो मैंने बोला कि अलोंग x एक्सिस जा रही है, ये तो बेचारी पहले ही ना तो x एक्सिस जा रही है y एक्सिस जा रही है, इसका तो मोमेंटम पहले ही 0 है। अब ये बॉडी जो है वो y एक्सिस तरफ जा रही है, बताओ नहीं जा रही ना, तो इसका मतलब मोमेंटम अलोंग y एक्सिस ऑफ दिस बॉडी एज 0। समझ आई मेरी बात, ये x एक्सिस तरफ जा रही थी, हम मोमेंटम किस तरफ को देख रहे हैं, अलोंग y एक्सिस, किस तरफ को देख रहे हैं, दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस को मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों का 0 है, क्योंकि ना तो ये y एक्सिस तरफ जा रही है, ये तो पहले ही रेस्ट में है। अब इधर ये तो आ गया सारा 0, मैं लिख रहा हूं 0, दैट इज इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसका मास कितना है m1 b1, y एक्सिस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है थीटा 1, ध्यान से देखना m1 v1 sin थीटा 1 अलोंग y एक्सिस, लेकिन ये इसकी वेलोसिटी नेगेटिव y एक्सिस तरफ है, तो इसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ को y एक्सिस है, इस तरफ को नेगेटिव y एक्सिस है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे माइनस m1, ये इसके कारण माइनस आ रहा है, दैट इज v2 sin थीटा 2। समझ आया ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम y एक्सिस तरफ देख रहे थे, लेकिन ये तो किस तरफ को जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस तरफ जा रही है, इसलिए इस वेलोसिटी के सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, अदरवाइज यहां पर प्लस आना था। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते, इज दैट क्लियर, पता चल गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 2, राइट। तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, दोनों की हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है, क्लियर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को इसको मिटा, चलो यहीं पर लिख देता हूं, इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 b1 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया, यहां पे m2 आना है, यहां पर m2 आना बेटा, m2 v2 sin थीटा 2, इसको भी आप इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं किया मैंने, इस टर्म को इधर लेके आ गया, तो m1 v1 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2 हमारे पास बन गया। ठीक है, सो अगर हमारे पास कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, देन किनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। अगर हमारे पास कोलिजन जो है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये हो गया, नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर हमारा कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान से सुनना, ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, ये भी, अब पता है आपको कैसा डायग्राम, इफ द कोलिजन इज perfectly elastic, collision is perfectly elastic collision। अगर हमारा collision perfectly elastic collision है, then kinetic energy is also conserved।
तो किनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, कंजर्व हो जाएगी। तो किनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, देखो एक ही बॉडी हमारी मूव कर रही थी तो उसकी किनेटिक एनर्जी आ गई, दूसरी बॉडी मूव ही नहीं करी तो उसका जीरो। आफ्टर कोलिजन आपके पास क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कॉट है, क्लियर है, समझ आ गई, राइट। तो ये था हमारे पास कोलिजन इन 2 डायमेंशन। सिंपल था लेकिन थोड़ा सा था कि समझ में नहीं आता कि होता क्या है, इसको कैसे करेंगे, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पता चल गया, क्लियर है। अब हमारे पास आ गया कि स्कैटरिंग क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग। आपने पावर वगैरह तो किया होगा ना बेटा, है ना, पावर 9th क्लास में पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये मैं नहीं करवा रहा हूं आपको, वैसे ही आपको एक दिन नोट्स भेज दूंगा मैं, उसके नोट्स भी क्या है, दो पेज होंगे सारे के सारे, वैसे पढ़ लें क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन है, या आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे या 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्कैटरिंग नहीं पढ़े होंगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे क्या, मैंने करवा देना। स्कैटरिंग क्या होती है, अब स्कैटरिंग को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ध्यान से सुनना इसको बात, ठीक है। कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्कैटरिंग क्या होती है तो कोलिजन ही है लेकिन स्कैटरिंग है क्या। इसको बोलते हैं कि हमारे पास कोलिजन विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमारी जो एवरीडे लाइफ है हम उसमें बोलते हैं जो कोलिजन है दैट इज रेफर टू डायरेक्ट कांटेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडीज, है ना। मतलब हमारे पास दो बॉडीज हैं, जब तक उनमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, जब तक उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तब तक हम बोलते हैं कि कोलिजन नहीं हुआ, है ना। जैसे कोलिजन इज सेड टू बी अकर्ड व्हेन अ ट्रक हिट्स अ बस, कोलिजन सेड टू बी अकर्ड व्हेन अ बाइक हिट्स अ कार, है ना, या कार हिट्स अ बाइक, या बाइक हिट्स अ बाइसाइकिल। कोलिजन तो तभी होगा ना, लेकिन फिजिक्स में जो कोलिजन है that does not necessarily means a physical contact between two objects or particles, right। फिजिक्स में हम ये नहीं बोलेंगे कोलिजन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट करेंगी ही करेंगी, कि हमारे पास ये एक बॉडी आ रही है कि ये बॉडी आ रही है, इसमें कोलिजन तभी होगा जब ये इसके साथ क्या करेगी, फिजिकल कांटेक्ट करेगी। लेकिन फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, ये बॉडी आई, ये ऐसे चलेगी, तब भी ये देखो ध्यान से, ये बॉडी आ रही है, ये बॉडी आ रही है, ये ऐसे चलेगी, इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ इसका, ये देख लो, लेकिन फिर भी हम इसको कोलिजन बोलेंगे। आ रही थी सीधी लेकिन इसके पास के आके वो टेढ़ी हो गई ऐसे, दिस इज कोलिजन। इसको भी हम कोलिजन बोलते हैं, इसमें फिजिकल कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो कोलिजन विदाउट अ फिजिकल कांटेक्ट दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। समझ आई, कोलिजन विदाउट अ फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पर हूं, क्लास में एक बच्चा बैठा, वैसे मैं बच्चों को कभी नहीं मारता हूं, लेकिन आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे सामने एक बच्चा बैठा, मैं उसको चांटा मार दिया, क्या हुआ, मेरे हाथ में उसके मुंह में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तभी चांटा बजा, राइट। जैसे मैंने उसके एक चांटा मारा, उसका मुंह जो है वो ऐसे हो गया, कोलिजन हुआ, तभी पता चला चांटा मैंने, ऐसे तो है नहीं कि चांटा मारा उसका मुंह ऐसे रहा, करके देख लेना क्लास में आके। अब मुझे बोला कि सर चलो कोलिजन करते हैं, हाँ, जैसे ही चांटा बजता है तो मुंह ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता, होता है कि नहीं, या तो ऐसे ही खड़े रहेंगे कि ऐसे ही आपको चांटा पड़ता रहेगा। हम चांटे जैसे ही चांटा पड़ता है यहाँ पर तो मुंह ऐसे करना चाहिए, अगर वही चांटा बहुत जोर से पड़ता है, अगर आप ऐसे स्टिल रहोगे, कोलिजन में मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, अगर आप ऐसे करोगे तो मोमेंटम कम होगा, अगर आप ऐसे ही रहोगे तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा चोट लगेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना, हाँ। तो इसलिए हम अपने आप को बचाने के लिए अपना मुंह ऐसे कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं क्या, मैंने ऐसे हाथ किया,
ऐसे याद किया, उसका मुंह ऐसे हो गया, मैंने फिजिकल कांटेक्ट किया ही नहीं है, उसके मुंह पर चांटा नहीं मारा, जैसे मैं इसके ऐसे हाथ किया ना तो वो ऐसे हो गया पीछे की तरफ। दैट इज नॉट एज स्कैटरिंग, ऐसे होती है स्कैटरिंग। कोलिजन विदाउट, देखो वो बैठा हुआ था ऐसे, मैंने ऐसे किया, वो एकदम से ऐसे हो गया, मैंने मारा उसको? नहीं मारा, हाथ तो मेरा पीछे था, फिजिकल कनेक्ट तो हुआ ही नहीं है, सो दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। ठीक है, तो फिजिक्स में हम कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल है, राइट, अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलेंगे हम? अल्फा पार्टिकल। ये कोई ना कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट, हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, ये हीलियम न्यूक्लियस है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हम निकाल लेते हैं। हीलियम जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 उसका मास नंबर होता है। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल देते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। हीलियम न्यूक्लियस से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल किसी भी स्टेशनरी न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है, राइट, इट नेवर हिट्स द न्यूक्लियस बट इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, राइट, ये इस तरफ को जा रहा है, यहां पर कहीं न्यूक्लियस है, मान लो इसके रास्ते में ही है न्यूक्लियस, कोई ना कोई न्यूक्लियस है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो जब स्टेशनरी न्यूक्लियस के ऊपर जा रहा है, ये न्यूक्लियस क्या है? स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट के ऊपर है, दिस इज द स्टेशनरी न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है? दैट इज पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला कि हीलियम न्यूक्लियस में से हमने क्या किया, हीलियम न्यूक्लियस में से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अब अल्फा पार्टिकल जैसे जा रहा है इस तरफ को टुवर्ड्स द स्टेशनरी न्यूक्लियस, तो वो उसको हिट नहीं करता, इट नेवर हिट्स द न्यूक्लियस व्हाट इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन कम्स नियर द न्यूक्लियस। ये क्या कर रहा है? ये जैसे ही आएगा तो अपने पाथ को क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। ये देखो ध्यान से, ये अपने पाथ को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरफ को जा रहा है। अल्फा पार्टिकल नेवर हिट्स द न्यूक्लियस, वो क्या करेगा? जाएगा और अपने पाथ को क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? एंड दिस इज नोन एज स्कैटरिंग, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। देखो स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है न्यूक्लियस, ए लार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज क्विकली बिल्ट अप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। इसमें क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, इन दोनों में, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होगा? इनमें एक लार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिल्ट अप हो जाती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट डेविएट्स द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये था इसका ओरिजिनल पाथ, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ये था ओरिजिनल पाथ। लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया? ये डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ पास भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो जैसे अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है, ए लार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पर क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण अल्फा पार्टिकल जो है अपना पाथ जो है वो क्या कर लेता है? डिफ्लेक्ट कर लेता है। इसका मतलब इस अल्फा पार्टिकल इसने डिफ्लेक्ट किया, फोर्स लगाई तभी डिफ्लेक्ट हुआ। इसको भी हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं, राइट? दिस इज कोलिजन विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। समझ आ गई? क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा? तो ये हमारे पास, अगर आपसे पूछे कि स्कैटरिंग क्या होती है, दैट इज द कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस, या सिंपल आप बोल सकते हो कि द कोलिजन विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैंने एग्जांपल बताई आपको अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की, तो मैंने क्या बोला कि स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल है दैट अप्रोच अ न्यूक्लियस एंड अ लार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज क्विकली बिल्ट अप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है
that deviates the alpha particle from its original path of motion, and this is known as scattering. क्या बोलेंगे हम इसको? स्कैटरिंग बोलेंगे. ठीक है बेटा, क्लियर? तो इसको बेटा ध्यान से करना है. ओके बेटा, गुड बाय.